तंत्रा। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ही था, ना कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक कोने में अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहां देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। वहां वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जुबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उसी वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहां अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ देखा और जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर के गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली ही बार देख रहा था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना,
दर्द में कराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उस सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने आपस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शाहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। अब हम सबके चेहरे पीले पड़ गए और माँ और मैं तेजी से बाजारत की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमें कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरफ तैरने लगा और मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सजा मैंने दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने
शिकायत की वहाँ के कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए, बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली थी। मैं भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में भी जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे, शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता और कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के दिनेश के शरीर पर पड़ते ही बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी हमने कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस बंधी बेहोशी हालत में मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त के साथ लेकर उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनौर जंगल, घुप अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर घर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश के फिर ठीक हो गया। अब तो वही सिलसिला चालू हो गया। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात गिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कई मंदिर नहीं जहां बचा, जहां मस्जिद नहीं बची, जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया।
वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। वहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी ने हर बार कुछ मंत्र पढ़ा और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर कुछ नींबू में कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हालत चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी, बोल, तू उसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसमें कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे, नंगे पाँव जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो यह हुआ था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर उस जगह पर पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश तो ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर पर से उठता था। इस वाक्य के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता रहता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी कि ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों की आपसी प्यार बेमिसाल है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। साथ में ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानियाँ, दिलचस्प कहानियाँ हम आप तक लाते रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।